हेलो बच्चा लोग, आप सबका फिर से एडिनिटी फिजिक्स बाय मोहित गोयनका में बहुत बहुत स्वागत है। पिछले वीडियोस में हमने लॉस ऑफ मोशन के सवाल करे थे एचसी वर्मा बुक से। इस वीडियो में हम लोग कुछ सेलेक्टेड प्रॉब्लम्स करेंगे फ्रिक्शन चैप्टर के। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके, तो ये हमारा पहला प्रॉब्लम है, क्वेश्चन नंबर 10, फ्रिक्शन, एचसी वर्मा बुक। इस सवाल में हमसे क्या कह रहा है? द एंगल बिटवीन द रिजल्टेंट कॉन्टैक्ट फोर्स एंड द नॉर्मल फोर्स एक्सर्टेड बाय अ बॉडी ऑन द अदर इज कॉल्ड एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो सबसे पहली बात, यहाँ पे एंगल ऑफ फ्रिक्शन को डिफाइन किया गया है। किस तरीके से डिफाइन किया गया है? जनरली हमें ये पढ़ा भी दिया जाता है। सपोज ये ब्लॉक है, इस ब्लॉक पे ग्राउंड एक नॉर्मल लगा रहा होगा, ठीक। लेट अस से दिस ब्लॉक हैज अ टेंडेंसी टू मूव टुवर्ड्स राइट। ओके, कोई एक्सटर्नल फोर्स है इस ब्लॉक के ऊपर जिस कारण से ये ब्लॉक राइट साइड मूव करने की टेंडेंसी रखता है। इसका मतलब ये है कि इस ब्लॉक पे फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लगेगा, राइट, इस तरीके से। सो रिजल्टेंट कॉन्टैक्ट फोर्स इज बेसिकली रिजल्टेंट ऑफ दिस नॉर्मल एंड फ्रिक्शन। तो अगर हम लोग यहाँ पे एक रिजल्टेंट वेक्टर ड्रॉ करें तो यही है आपका रिजल्टेंट कॉन्टैक्ट फोर्स जो यहाँ लिखा हुआ है, रिजल्टेंट कॉन्टैक्ट फोर्स। तो हमसे क्वेश्चन में कहता है दैट दिस एंगल इज कॉल्ड लैम्डा विच इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन, राइट। वी नीड टू शो दैट लैम्डा इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू tan इनवर्स म्यू। ये हमको शो करना है, ठीक है। इफ लैम्डा बी द एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंड म्यू द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन ग्राउंड एंड ब्लॉक, शो दैट लैम्डा इज लेस दैन इक्वल टू tan इनवर्स म्यू। तो फेयरली सिंपल, देखिए यहाँ पे किस तरीके से करेंगे। यहाँ पे अगर ध्यान दें तो हम लोग tan लैम्डा को लिख सकते हैं दिस इज फ्रिक्शन अपॉन नॉर्मल, राइट। तो यहाँ से आपका फ्रिक्शन आ गया n इंटू टैन लैम्डा, ठीक है, n इंटू टैन लैम्डा। नाउ ये रिक्वायर्ड फ्रिक्शन है, ठीक है। अब फ्रिक्शन का एक लिमिटिंग वैल्यू भी है। अगर हम लोग फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू कंडीशन लगाए तो हम यहाँ से कह सकते हैं दैट n टैन लैम्डा विच इज इक्वल टू फ्रिक्शन, दिस हैज टू बी ऑलवेज लेस देन इक्वल टू मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन, राइट। तो यहां से हम लिख सकते हैं n tan लैम्डा इज लेस देन इक्वल टू एंड एफ मैक्स इज म्यू इनटू नॉर्मल, ठीक है। तो यहां से ध्यान से देखिए तो n कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक। तो लैम्डा इज इक्वल टू tan इनवर्स म्यू, प्रूव्ड, ठीक है। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। ओके, तो ये हमारा अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में कहता है कि अ ब्लॉक ऑफ मास m इज केप्ट ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस, ठीक है। ये ब्लॉक है जो कि एक रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा हुआ है। द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द सरफेस इज म्यू। कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज म्यू। द ब्लॉक इज टू बी पुल्ड बाय अप्लाइंग अ फोर्स टू इट। What minimum force is needed to slide the block and in which direction should this force act? ठीक है, तो हम बोल रहे हैं कि मान लेते हैं कि कैपिटल F फोर्स लगाना पड़ रहा है, ठीक है, एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, राइट। नाउ लेट अस कंप्लीट द फ्री बॉडी डायग्राम। सारे फोर्सेस दिखाए थे। पहले तो इस कैपिटल F को रिजॉल्व कर लेते हैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में। सो दिस बिकम्स F cos theta, this becomes f sin theta, ठीक है। ग्राउंड की वजह से ऊपर एक नॉर्मल लग रहा होगा, ग्राउंड इस पे ऐसे नॉर्मल लगा रहा है, इसका खुद का एक वेट भी होगा mg। दिस इज नॉर्मल, दिस इज कैपिटल mg। नाउ दिस f cos theta will have a tendency to move this block in the forward direction। तो फ्रिक्शन रोल में आ जाएगा, फ्रिक्शन इसके मोशन को अपोज करना चाहेगा। दिस इज F, राइट, दिस इज F।
हमसे पूछा गया है कि कैपिटल एफ की मिनिमम वैल्यू क्या होनी चाहिए सो दैट दिस ब्लॉक इज एट रेस्ट, या फिर जस्ट स्लाइड, दोनों सेम बात है, लिमिटिंग केस के लिए सॉल्व कर रहे हैं। कैपिटल एफ की मिनिमम वैल्यू क्या होनी चाहिए सो दैट दिस ब्लॉक जस्ट स्लाइड्स, राइट। सो कंडीशन फॉर जस्ट स्लाइडिंग, तो हम ये क्या लिख सकते हैं, दैट f cos theta will become equal to friction's maximum value। आप जैसे जैसे कैपिटल F को बढ़ाएंगे वैसे वैसे f cos theta बढ़ेगा, वैसे वैसे फ्रिक्शन जो उसको अपोज कर रहा है वो भी बढ़ेगा, लेकिन किस लिमिट तक बढ़ सकता है, मैक्सिमम वैल्यू तक, विच इज म्यू इंटू नॉर्मल। सो दिस इज इक्वल टू फ्रिक्शंस मैक्सिमम वैल्यू, एंड फ्रिक्शंस मैक्सिमम वैल्यू इज म्यू टाइम्स नॉर्मल। ठीक है, अब एक बारी नॉर्मल भी पता कर लेते हैं। ठीक है, वाई डायरेक्शन में अगर इक्वेशन लिखे तो हम लिख सकते हैं नॉर्मल ऊपर लग रहा है, एफ साइन थीटा भी ऊपर लग रहा है और नीचे एम जी लग रहा है। सो एन प्लस एफ साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी। तो यहां से हम नॉर्मल को लिख सकते हैं एम जी माइनस एफ साइन थीटा। अब इस नॉर्मल की वैल्यू को यहां पे आके प्लग इन कर दीजिए, यहां पे पुट कर दीजिए। दिस बिकम्स एफ कॉस थीटा इक्वल्स म्यू टाइम्स एम जी माइनस एफ साइन थीटा। ठीक, अब कैपिटल एफ को एक तरफ ले आते हैं, सो दिस बिकम्स एफ कॉस थीटा प्लस म्यू एफ साइन थीटा इक्वल्स म्यू टाइम्स एम जी। Take f as common, so this becomes mu mg whole divided by cos theta plus mu sin theta। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, कैपिटल F को मिनिमम होना है। अगर कैपिटल F को मिनिमम होना है, हियर RHS में वेरिएबल थीटा है, सो वी कैन बेसिकली प्ले विथ एंगल थीटा एंड मिनिमाइज कैपिटल F। अगर LHS को मिनिमम होना है तो यहां पे जो डिनोमिनेटर है वो फंक्शन मैक्सिमम होना चाहिए, राइट। फॉर कैपिटल F टू बी मिनिमम, कैपिटल F टू बी मिनिमम, let us call this function f theta। f theta equals cos theta plus mu sin theta will be maximum। इस फंक्शन को मैक्सिमम होना चाहिए। ठीक है, कैसे करेंगे, बेसिक मैथमेटिकल टूल्स जब आपको शुरू में पढ़ाया गया होगा तो मैक्सिमम मिनिमा का एक कॉन्सेप्ट सिखाया गया होगा, तो बस वही अप्लाई करना है। फॉर दिस फंक्शन टू बी मैक्सिमा डी एफ थीटा बाई डी थीटा शुड बी इक्वल टू 0। ठीक, तो डिफ्रेंशिएट करते, कॉस थीटा का डिफ्रेंशिएशन हो गया माइनस साइन थीटा प्लस म्यू साइन थीटा का हो जाएगा कॉस थीटा, दिस इज इक्वल टू 0। तो यहां से हम कह सकते हैं म्यू इज इक्वल टू टैन थीटा। ठीक है, म्यू इज इक्वल टू टैन थीटा। देयरफॉर एक चीज तो आ गया, दैट थीटा शुड बी इक्वल टू टैन इनवर्स म्यू। हमसे जो सेकंड पार्ट पूछा गया है कि कितने एंगल पे वो फोर्स लगना चाहिए, तो दिस एंगल थीटा शुड बी इक्वल टू टैन इनवर्स म्यू विथ द हॉरिजॉन्टल, राइट। और एट द सेम टाइम हमें ये f की वैल्यू भी बतानी है इन टर्म्स ऑफ म्यू एम एंड जी, सो दैट कैन ऑल्सो बी डन। हमारे पास टैन थीटा की तो वैल्यू आ गई है, सो टैन थीटा अगर म्यू है तो कॉस थीटा साइन थीटा कितना होगा, बस वही कैलकुलेट करना है। ठीक है, देखिए, द बेस्ट वे इज टू टेक अ राइट एंगल ट्राइंगल वेयर दिस इज एंगल थीटा, दिस इज म्यू एंड दिस इज 1। सो टैन थीटा म्यू बाई 1 हो गया, तो यहां से हाइपोटेनस हो जाएगा म्यू स्क्वायर प्लस 1। अब आइए इस इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर 1 में cos थीटा और sin थीटा की वैल्यू पुट करते हैं। सो दिस बिकम्स f इक्वल्स म्यू एम जी डिवाइडेड बाई cos थीटा हो गया बेस अपॉन हाइपोटेनस, सो 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट म्यू स्क्वायर प्लस 1 प्लस म्यू साइन थीटा, तो ये म्यू आ गया मल्टीप्लाइड साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, सो म्यू अपॉन अंडर रूट म्यू स्क्वायर प्लस 1। इसको सिंप्लीफाई कीजिए, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ f एज म्यू
mg divided by under root mu square plus 1, and this is your final result. This is the minimum value of f, which when applied at an angle of tan inverse mu with the horizontal, the block just slides. आई होप सबको समझ में आया होगा. चलिए आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 21, एक अच्छा सवाल. तो इस सवाल में क्या कह रहा है? द फ्रिक्शन कोएफिशिएंट बिटवीन द बोर्ड एंड द फ्लोर शोन इज म्यू. यानी कि यहाँ पे जो फ्रिक्शन है दैट इज म्यू. फाइंड द मैक्सिमम फोर्स दैट द मैन कैन एक्सर्ट ऑन द रोप सो दैट बोर्ड डज नॉट स्लिप ऑन द फ्लोर. ठीक है, मान लेते हैं कि आदमी जो है इस रोप को विद सम फोर्स टी पुल कर रहा है. तो रोप भी आदमी पे ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाएगा दैट इज टी. ठीक, और यही रोप कनेक्टेड है बोर्ड के साथ भी. तो एक टेंशन टी यहाँ पे भी दिखाएंगे हम लोग. दिस इज ऑल्सो टेंशन टी. नाउ शोइंग मोर फोर्सेस. ग्राउंड बोर्ड पे एक नॉर्मल लगाएगा. इस सिस्टम का डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक ग्रेविटेशनल फोर्स होगा. लेट दिस बी नॉर्मल एन एंड दिस इज m प्लस कैपिटल M टाइम्स g. ध्यान से देखें तो उस पूरे सिस्टम पे हॉरिजॉन्टल में एक ही फोर्स है दैट इज टेंशन T, विच इज ट्राइंग टू पुल दिस एंटायर सिस्टम टुवर्ड्स राइट. इसका मतलब है कि जो फ्रिक्शन लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा. इट विल ट्राई टू अपोज द मोशन. सो दिस इज F. ठीक, y डायरेक्शन में चीजें इक्विलिब्रियम में है. सो वी कैन राइट नॉर्मल प्लस टेंशन इज इक्वल टू m प्लस कैपिटल M टाइम्स g. तो यहां से हम कह सकते हैं दैट नॉर्मल इज इक्वल टू m प्लस कैपिटल M g माइनस t. ठीक, राइट. नाउ फॉर हमें नॉट स्लिपिंग है ना. सो कंडीशन फॉर नॉट स्लिपिंग or rather no slipping. Condition for no slipping क्या रहेगा? This tension should be less than equal to friction's maximum value. This tension should be less than equal to friction's maximum value. अगर ये टेंशन फ्रिक्शन के मैक्सिमम वैल्यू से ज्यादा हो गया तो ये बॉडी राइट साइड स्लाइड कर जाएगी. So T should be less than equal to F max, right? And F max is nothing but mu times normal. So T is less than equal to mu और normal की वैल्यू है small m plus capital M times g minus T. ठीक है, so T यहाँ पे mu minus T है. LHS में लेके आएंगे तो प्लस हो जाएगा, प्लस mu T less than equal to mu m plus capital M times g. यहाँ से T कॉमन लिया. So T is less than equal to mu m plus capital Mg divided by 1 plus mu. तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो मैक्सिमम फोर्स आदमी लगा सकता है विदाउट स्लाइडिंग द बोर्ड दैट इज mu m plus capital Mg divided by 1 plus mu. This is the answer. ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं. ओके, वेरी स्टैंडर्ड 2 ब्लॉक सिस्टम क्वेश्चंस. काफ़ी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये सवाल आ भी चुका है. सो लेट अस सी कि बेस्ट तरीका क्या है इन तरीके के सवालों को सॉल्व करने के लिए. HC वर्मा में 2 ब्लॉक सिस्टम भी है और आगे जाके हम लोग 3 ब्लॉक सिस्टम्स भी देखेंगे. तो बहुत ध्यान से इनके सोल्यूशंस को समझिएगा. 2 से 3 तरीका हो सकता है इसको सॉल्व करने का. आई विल टेल यू द मोस्ट ईजिएस्ट वे टू अंडरस्टैंड एंड टू सॉल्व दिस. सो सवाल में कह रहा है कि आपके पास एक 2 kg ब्लॉक है विच इज प्लेस्ड ओवर अ 4 kg ब्लॉक एंड बोथ आर प्लेस्ड ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस. तो डायग्राम यहाँ बना हुआ है. ये 2 kg ब्लॉक है विच इज प्लेस्ड ऑन 4 kg ब्लॉक एंड ये जो सरफेस है वो स्मूथ है, यानी यहाँ पे फ्रिक्शन 0 है. ठीक, द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक इज 0.2. यहाँ पे अपने को फ्रिक्शन दे रखा है 0.2. Find the acceleration of the 2 blocks if a horizontal force of 12 Newton is applied to upper block and lower block.
सो लेट अस टेक द फर्स्ट केस, पार्ट ए, जो कह रहा है कि 12 न्यूटन फोर्स जो है वो अपर ब्लॉक पे लगाया गया है। यहां पे आपको 12 न्यूटन फोर्स लगाया गया है। ठीक, तो ऐसे सवालों में सबसे पहले ये पता कर ले कि व्हाट इज द नॉर्मल बिटवीन 2 kg एंड 4 kg। 2 ब्लॉक सिस्टम है तो इन दोनों के बीच में पता करें। अगर 3 ब्लॉक आ जाता है तो हर 2 एडजेसेंट ब्लॉक के बीच का पता करें। हर 2 ब्लॉक जो कि ऊपर नीचे कॉन्टैक्ट में है उनके बीच का नॉर्मल पता करें। तो यहाँ पे 2 kg और 4 kg के बीच में नॉर्मल क्या है पता करना पड़ेगा। ठीक, तो ध्यान से देखिए, हालांकि यहाँ पे फेयरली सिंपल है बट स्टिल एक सिस्टम फॉलो करते हुए देखते हैं। 4 kg 2 kg पे नॉर्मल लगा रहा होगा, 4 kg 2 kg पे नॉर्मल लगा रहा है। ठीक, लेट अस कॉल इट n। तो 2 kg भी 4 kg पे एक नॉर्मल लगा रहा होगा, दिस इज ऑल्सो n। ठीक, अच्छा, इसका एक ग्रेविटेशनल फोर्स इधर, इसका एक ग्रेविटेशनल फोर्स इधर। ठीक, दिस इज 20 न्यूटन एंड दिस इज 40 न्यूटन। ठीक है, तो वर्टिकल डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम से हमको ये पता चल जाता है आसानी से दैट दिस n इज नथिंग बट 20 न्यूटन, राइट। ओके, सी इवन ग्राउंड इज ऑल्सो अप्लाइंग नॉर्मल ऑन दिस 4 kg ब्लॉक, लेकिन इसको इसलिए नहीं दिखाया गया है, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी बिकॉज देयर इज नो फ्रिक्शन बिटवीन 4 kg एंड ग्राउंड। नॉर्मल कैलकुलेट ही इसलिए किया जा रहा है ताकि हम लोग फ्रिक्शन पता कर सके। जब 2 kg 4 kg पे स्लाइड करेगा, ठीक है, तो मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना लग रहा होगा दोनों के बीच में। सो वी नीड अ इंफॉर्मेशन दैट इज मैक्सिमम फ्रिक्शन दैट कैन एक्ट बिटवीन द 2 बॉडीज। सही है, तो यहां पे हमको दिख रहा है कि मैक्सिमम फ्रिक्शन जो लग सकता है दैट इज म्यू टाइम्स नॉर्मल। म्यू इज 0.2 and normal is 20, so this is 4 Newton. This is the maximum value of friction that can act between these 2 blocks. ठीक है, अब देखिए स्टेप। सबसे पहले क्या कीजिए, सबसे पहले मान लीजिए कि ये दोनों ब्लॉक साथ साथ मूव कर रहे हैं। हमको सवाल में कह रहा है फाइंड द एक्सेलरेशंस ऑफ 2 kg एंड 4 kg व्हेन 12 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन 2 kg ब्लॉक। तो मान लेते हैं कि दोनों बॉडी जो है वो साथ साथ मूव कर रहा है, देयर इज नो स्लिपिंग बिटवीन 2 kg एंड 4 kg। लेट अस अज्यूम दैट। ठीक है, सो अज्यूम बोथ मूव्स टुगेदर, साथ साथ चल रहा है विद सेम एक्सेलरेशन। सो एक्सेलरेशन जो होगा, इस पूरे सिस्टम का जो एक्सेलरेशन होगा उसको अगर a मान ले, सो दिस a इज गोइंग टू बी, पूरे सिस्टम पे नेट फोर्स 12 लग रहा है, ग्राउंड पे तो फ्रिक्शन है ही नहीं। सो नेट फोर्स इज 12 अपॉन टोटल मास दैट इज 2 + 4 6, सो दिस इज 2 meters per second square। दिस इज द एक्सेलरेशन, दिस इज द कॉमन एक्सेलरेशन फॉर बोथ द ब्लॉक्स, अज्यूमिंग कि दोनों साथ साथ चल रहे हैं। ठीक है, अब सेकेंड स्टेप आता है टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन एक्टिंग बिटवीन द 2 kg एंड 4 kg। अब ध्यान से देखो तो 2 kg 4 kg को अपने साथ आगे लेके जाना चाहेगा, तो 4 kg पे फ्रिक्शन आगे लगेगा और 2 kg पे फ्रिक्शन पीछे की तरफ लगेगा। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन 2 kg, और 2 kg पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक 12 न्यूटन तो लग ही रहा है। अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, तो ये फ्रिक्शन ही है जो कि 4 kg को आगे लेके जाएगा। ठीक है, नाउ योर नेक्स्ट स्टेप शुड बी टू चेक व्हाट इज द रिक्वायर्ड फ्रिक्शन सो दैट 4 kg कैन हैव दिस एक्सेलरेशन। क्योंकि 4 kg हमने मान लिया है कि दोनों ब्लॉक एक साथ मूव कर रहे हैं विद सेम एक्सेलरेशन 2 meters per second square, तो फ्रिक्शन ही है जो कि 4 kg को आगे लेके जा सकता है। सो लेट अस चेक वेदर दिस फ्रिक्शन इज whether this friction crosses this maximum value or not। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं। स्टेप टू फ्रिक्शन ओवर हियर इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, सो 4 into 2 दैट इज 8 न्यूटन। और ये गड़बड़ हो गया क्योंकि हमें जो जरूरत है 4 kg पे फ्रिक्शन लगाने की सो दैट बोथ द बॉडीज मूव टुगेदर, दैट इज 8 न्यूटन, और हमारे पास अवेलेबल कितना है 4 न्यूटन। वी हैव ओनली 4 न्यूटन बिटवीन देम विच इज अवेलेबल।
और हमको चाहिए 8 न्यूटन। नाउ सिंस लेट अस कॉल दिस F required. Now since F required is more than F maximum, इसका मतलब है कि 2 kg और 4 kg के बीच में स्लिपिंग हुई है, implies slipping has occurred. स्लिपिंग उन दोनों के बीच में हुआ है, और अगर स्लिपिंग हो चुका है तो दोनों के दोनों डिफरेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहे होंगे। ठीक है, डिफरेंट एक्सेलरेशन। मान लेते हैं कि ऊपर वाला A1 से मूव कर रहा है और नीचे वाला A2 एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। एंड सिंस देयर इज स्लाइडिंग बिटवीन 2 kg एंड 4 kg, फ्रिक्शन एक्टिंग इज F maximum which is 4 Newton. This is 4 Newton. Now we can directly apply F net is equal to ma and calculate A1. यहाँ से हमको दिख रहा है that A1 is equal to आगे 12 पीछे 4, so 12 minus 4 divided by mass, so this becomes 4 meters per second square. और A2 की जहां तक बात है, so this is 4 upon mass 4, this is 1 meters per second square. So this is the answer for part A. अगर आपका फोर्स 2 kg पे लग रहा है तो हमने ये शो किया है दैट जितनी फ्रिक्शन की यहाँ पे जरूरत है, रिक्वायरमेंट है, सो दैट बोथ बॉडीज मूव टुगेदर, उतना फ्रिक्शन अवेलेबल ही नहीं है। सिर्फ 4 न्यूटन अवेलेबल है और चाहिए हमको 8 न्यूटन। इसका मतलब है कि दोनों के बीच में स्लिपिंग हुई है, और अगर स्लिपिंग हुई है तो दोनों बॉडीज डिफरेंट एक्सेलरेशन पे मूव कर रहे होंगे। वो A1 A2 क्या है ये हमने कैलकुलेट करके यहाँ पे दिखा दिया। ठीक है, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट के लिए ये वाला चीज तो वही रहेगा, नॉर्मल क्या लग रहा है, फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या अवेलेबल है, एवरीथिंग रिमेन सेम। बस ये हो गया है अब कि जो फोर्स लग रहा है 12 न्यूटन, दैट इज एक्टिंग ऑन लोअर ब्लॉक। अब यहां नहीं लग रहा है, दिस फोर्स इज एक्टिंग ऑन द लोअर ब्लॉक, दिस इज 12 न्यूटन। स्टेप्स रिमेन्स द सेम, स्टेप 1 वही है दैट मान लीजिए कि दोनों बॉडी सेम एक्सेलरेशन से मूव कर रही है, सो दिस कॉमन एक्सेलरेशन इज अगेन 12/6, दैट इज 2 meters per second square. ठीक है, स्टेप 2 डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन। इस वाले पे एक्सटर्नल फोर्स जो लग रहा है दैट इज 12 न्यूटन, राइट। नाउ दिस 4 kg विल ट्राई टू मूव दिस 2 kg ब्लॉक अलोंग विद इट, और 2 kg पे कौन फोर्स लगा सकता है, फ्रिक्शन। तो 2 kg पे फ्रिक्शन आगे लग रहा होगा और 4 kg पे फ्रिक्शन पीछे लग रहा होगा। ठीक है, नाउ लेट अस चेक फॉर 2 kg, लेट अस राइट इक्वेशन फॉर 2 kg ब्लॉक। सो F इज इक्वल टू, अगर दोनों को साथ साथ चलना है विद अ कॉमन एक्सेलरेशन 2 meters per second square, तो फ्रिक्शन जो होना चाहिए यहाँ पे, F रिक्वायर्ड जो होना चाहिए, दैट इज 2 into 2, दैट इज 4 न्यूटन। एंड लकीली इतना फ्रिक्शन अवेलेबल है, सिंस F रिक्वायरमेंट इज इक्वल टू F मैक्सिमम इम्प्लाइज नो स्लिपिंग। जितनी की जरूरत थी उतनी है अवेलेबल, तो स्लिपिंग किस लिए होगा, नहीं होगा स्लिपिंग। और अगर स्लिपिंग नहीं है तो जो दोनों का कॉमन एक्सेलरेशन निकला है वही आंसर है। देयरफॉर एक्सेलरेशन ऑफ बोथ द ब्लॉक्स इज गोइंग टू बी 2 meters per second square। आंसर ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि 2 ब्लॉक्स के जगह इस बार हमको 3 ब्लॉक्स दिया है। 2 ब्लॉक्स की जगह इस बार हमारे पास 3 ब्लॉक्स है। ठीक है, सवाल एक बार पढ़ लेते हैं। ओके, find the accelerations A1, A2 and A3 of the 3 blocks shown in the figure. 2 kg block, 3 kg, 7 kg. There is friction between 2 kg and 3 kg, that is μ1. ठीक है, 3 kg और 7 kg के बीच में फ्रिक्शन है, दैट इज μ2 0.3, और ग्राउंड और 7 kg ब्लॉक के बीच में कोई भी फ्रिक्शन नहीं है, यानी कि ग्राउंड और 7 kg एकदम स्मूथ है। ठीक है, कॉन्टैक्ट पे 3 केस है। सबसे पहला केस है कि इफ द हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन अ 2 kg ब्लॉक। अगर 2 kg ब्लॉक पे एक हॉरिजॉन्टल फोर्स लगा है, सो दिस इज द 2 kg ब्लॉक,
और इस पे एक हॉरिजॉन्टल फोर्स है 10 न्यूटन, राइट। दिस इज 2 kg, दिस इज 3 kg एंड दिस इज 7 kg। सबसे पहला स्टेप तो वही है कि हर दो ब्लॉक्स के बीच में नॉर्मल पता कर ले और फिर मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना उनके बीच में अवेलेबल है वो निकाल ले, ठीक है। तो जल्दी जल्दी सबका एफबीडी बना लेते हैं। इस पे ग्रेविटेशनल दिखाना है, इस पे ग्रेविटेशनल दिखाना है, इस पे ग्रेविटेशनल दिखाना है। दिस इज 20 न्यूटन, दिस इज 30 न्यूटन एंड दिस इज 70 न्यूटन, ठीक है। नाउ 2 kg पे 3 kg ऊपर की तरफ नॉर्मल लगाएगा, ठीक। तो 2 kg भी 3 kg पे नॉर्मल लगाया, 3 kg पे 7 kg ऊपर नॉर्मल लगाएगा, तो 3 kg भी 7 kg पे नॉर्मल लगाएगा, ठीक है। और बॉटम पे नॉर्मल दिखा के फायदा नहीं है क्योंकि कोई फ्रिक्शन ही नहीं वहां पे, ठीक। तो इस सिंबल को N1 ले लिया, दिस इज ऑल्सो N1, दिस इज N2, देन दिस इज ऑल्सो N2। सो राइटिंग इक्विलिब्रियम इक्वेशंस फॉर ऑल द ब्लॉक्स, जब 2 kg के लिए लिखेंगे तो हम कह सकते हैं दैट N1 इज इक्वल टू 20 न्यूटन। 3 kg के लिए जब इक्वेशन लिखेंगे तो N2 ऊपर है, बाकी दोनों N1 और 30 नीचे है, सो N2 इज इक्वल टू N1 प्लस 30, N1 इज 20, सो दिस बिकम्स 50 न्यूटन, ठीक है। नाउ व्हाट इज मैक्सिमम फ्रिक्शन अवेलेबल बिटवीन 2 kg एंड 3 kg? F1 maximum is going to be equal to mu1 times N1। 2 kg और 3 kg के बीच में नॉर्मल N1 है, ठीक है। mu1 की वैल्यू 0.2 है, so this is basically 0.2, N1 की वैल्यू 20, so this becomes 4 न्यूटन, ठीक है। अच्छा, F2 मैक्सिमम 3 kg और 7 kg के बीच में मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना लग सकता है? सो दैट इज mu2 टाइम्स N2। mu2 की वैल्यू 0.3 और N2 की वैल्यू 50 है, सो दिस बिकम्स 15 न्यूटन, ठीक। तो ये एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, ये एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। 2 kg और 3 kg के बीच में मैक्सिमम फ्रिक्शन जो अवेलेबल है वो 4 न्यूटन है। 3 kg और 7 kg के बीच में जो मैक्सिमम फ्रिक्शन लग सकता है वो 15 न्यूटन है, ठीक। नाउ स्टेप्स रिमेन्स सेम, स्टेप्स रिमेन सेम। सबसे पहले तो ये मान लीजिए कि ये पूरा सिस्टम एक कॉमन एक्सेलरेशन से शायद मूव कर रहा है, और फिर हम लोग F1 F2 को चेक कर लेंगे कि क्या वो मैक्सिमम से कम है कि नहीं, ठीक है। सो लेट अस प्रोसीड। स्टेप 1, स्टेप 1 के हिसाब से हमने माना है कि तीनों का तीनों एक सिंगल एंटिटी बनके कॉमन एक्सेलरेशन से आगे जा रहा है। अगर हमने तीनों को एक सिस्टम मान लिया है तो नेट फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सिर्फ 10 दिखेगा, ठीक है। सो आई कैन राइट A इज इक्वल टू नेट फोर्स दैट इज 10 अपॉन टोटल मास 2 + 3 5 + 7 12, सो दिस बिकम्स 5/6 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। नाउ स्टेप 2 के लिए पहले तो फ्रिक्शंस के डायरेक्शन डिसाइड करने होंगे। फ्रिक्शन के डायरेक्शन सबसे टॉप वाले पे देखिए तो एक एक्सटर्नल फोर्स है 10 न्यूटन, ठीक है। ये आपका 2 kg है, दिस इज 3 kg एंड दिस इज 7 kg। ध्यान से देखिए, यू जस्ट नीड टू एनालाइज और रियलाइज कि 2 kg को अगर हम लोग मूव कराते हैं तो वो 3 kg के ऊपर किधर फोर्स लगाना चाहेगा, यानी कि दोनों के बीच में जो कॉन्टैक्ट है वो किधर 3 kg पे फोर्स लगाएगा। If I am moving my upper hand on the lower hand, I am rubbing the lower one in the forward direction. तो 3 kg पे फ्रिक्शन आगे लगेगा, 2 kg पे फ्रिक्शन पीछे लगेगा। अगर 3 kg पे फ्रिक्शन आगे है तो वो 7 kg को अपने साथ आगे लेके जाना चाहेगा, तो वो 7 kg पे फ्रिक्शन आगे लगाएगा और 7 kg 3 kg पे फ्रिक्शन पीछे लगाएगा, ठीक। ये F1, so this is also F1, this is F2, so this is also F2, ठीक। Now let us check for F1. Let us check for F1. So we are writing equation for 2 kg block. 2 kg के लिए हम लिख सकते हैं net force that is 10 minus F1 should be equal to mass times acceleration 5/6.
यहाँ से हमारा F1 का वैल्यू आ रहा है, ये 3 से कैंसिल हुआ, सो 10 माइनस 5/3 एलसीएम लिया, सो 30 माइनस 5 दैट इज 25/3 न्यूटन, या फिर हम F1 को लिख सकते हैं दिस इज 3824.33 न्यूटन। यानी कि जो F1 की रिक्वायरमेंट है दैट इज 8.33 न्यूटन, लेकिन मैक्सिमम अवेलेबल सिर्फ 4 न्यूटन ही है। इसका मतलब 2 kg और 3 kg के बीच में तो डेफिनेटली स्लिपिंग हो रहा है, डेफिनेटली स्लिपिंग हो रहा है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि सिंस F1 इज लेस दैन F1 मैक्सिमम implies slipping occurs between 2 kg and 3 kg, इनके बीच में स्लिपिंग हो रही है। ठीक है, सो वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ A1, यानी कि 2 kg का एक्सेलरेशन कितना होगा वो हम लोग लिख सकते हैं, पता कर सकते हैं। अब क्योंकि अब ये क्लियर हो चुका है कि स्लिपिंग हो रहा है, तो F1 तो मैक्सिमम ही लगा है, दैट इज 4 न्यूटन। दिस इज A1, सो लेट अस कैलकुलेट A1। A1 इज गोइंग टू बी 10 माइनस लिमिटिंग फ्रिक्शन, मैक्सिमम फ्रिक्शन लग गया है, स्लिपिंग हो गया 2 kg और 3 kg के बीच में, सो F1 मैक्सिमम लिखेंगे अब हम लोग, नेट फोर्स अपॉन टोटल मास, सो दिस इज गोइंग टू बी 6/2 विच इज इक्वल टू 3 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये अपना एक्सेलरेशन हो गया 2 kg ब्लॉक का, दैट इज 3 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, ना अब ये तो हम लोगों को सबको क्लियर हो चुका है दैट F1 इज गोइंग टू बी F1 मैक्सिमम, यहाँ पे 4 न्यूटन फोर्स ही लग रहा है, राइट। अब जिस तरीके से 2 ब्लॉक सिस्टम को सॉल्व करा था हमने, यहाँ पे ये 3 kg और 7 kg को एक 2 ब्लॉक सिस्टम लेके सॉल्व करना पड़ेगा, एंड वी हैव टू चेक क्या अब 3 kg और 7 kg के बीच में स्लिपिंग होगा कि नहीं। ठीक है, इनके बीच में स्लिपिंग होगा कि नहीं होगा, राइट। सो जैसे पहले करते थे, मान लेते हैं कि 3 kg और 7 kg एक कॉमन एक्सेलरेशन A0 से मूव कर रहा है, सो दिस A0 इज गोइंग टू बी नेट फोर्स is 4 Newton upon total mass 3 plus 7 10, this is 0.4 meters per second square, right। अब ये देखना है कि क्या F2 इतना फ्रिक्शन प्रोवाइड कर सकता है ताकि 7 kg इस एक्सेलरेशन से मूव कर पाए। सो F2 is equal to 7 into A0, this is 2.8 न्यूटन, एंड डेफिनेटली ये 2.8 न्यूटन 15 से तो बहुत ही कम है। इसका मतलब है कि 3 kg और 7 kg के बीच में स्लिपिंग नहीं होगा, एंड दोनों एक कॉमन एक्सेलरेशन A0 से मूव कर रहे होंगे। Therefore, A2 and A3 both are going to be 0.4 meters per second square। ठीक है, आई होप ये सोल्यूशन क्रिस्टल क्लियर होगा। एक बार पॉज कर ले, पीछे जाए और दोबारा से इसको एक बार सुन ले। ठीक है, बहुत टिपिकल सवाल है, अच्छा सवाल है, स्टैंडर्ड सवाल है। चलिए, अब इसका सेकेंड पार्ट भी है, दैट इज बी पार्ट। अगर यही 10 न्यूटन फोर्स 3 kg ब्लॉक पे लगे तो क्या होगा, 3 kg ब्लॉक पे लगे तो क्या होगा। ठीक है, सो हमारे सामने ये फिगर तो बना हुआ है। ठीक है, इसको इधर तो स्लाइड कर देते हैं। ठीक है, ये अपना फिगर यहाँ पे बना पड़ा है। इसमें क्या कह रहा है कि 3 kg ब्लॉक पे 10 न्यूटन फोर्स लगना चाहिए, राइट। सो स्टेप 1 तो वही है कि मान लेते हैं कि तीनों का तीनों जो सिस्टम है वो एक कॉमन एक्सेलरेशन A से मूव कर रहा है। ये A क्या है हमने कैलकुलेट किया है, दिस A इज बेसिकली नेट फोर्स विच इज दिस टाइम एक्टिंग ऑन 3 kg जो कि 10 न्यूटन है। सो 10 अपॉन टोटल मास 2 + 3 5 5 + 7 12, अगेन 5/6 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। तो 3 kg 2 kg और 7 kg हमने माना है कि सेम एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। अब बस फिर से चेक करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल डायरेक्शंस भी डिसाइड कर लेते हैं। 3 kg पे 10 न्यूटन इधर लग रहा है, दिस इज 10 न्यूटन। नाउ दिस फोर्स इज ट्राइंग टू मूव 3 kg टुवर्ड्स राइट, तो 2 kg पे भी फ्रिक्शन 3 kg आगे लगाएगा और 7 kg पे भी आगे लगाएगा। तो 2 kg 3 kg पे पीछे और 7 kg 3 kg पे पीछे।
ठीक, इसको F1 बोल दिया, सो दिस इज ऑल्सो F1, दिस इज F2 and this is also F2. You just need to check whether F1 is less than F1 max or not. So F1 has to be, जो requirement है, that is mass into acceleration this much, so 5/3, 2 kg mass है, common acceleration 5/6 है, so 2 into 5/6, this is 5/3, which is what? This is 1.67 Newton. Right, this is 1.67 न्यूटन and definitely this is less than 4 न्यूटन, यानी कि 2 kg और 3 kg के बीच में तो स्लिपिंग नहीं होगा। अब 7 kg पे ये F2 लग रहा है, उसको चेक कर लेते हैं कि F2 की रिक्वायरमेंट कितनी है। 7 into 5/6, that is 35/6, so this is 6 5 38 48 20, this is 3, so 5.83 न्यूटन, which is definitely less than 15 न्यूटन। F2 मैक्स से छोटा है, इसका मतलब कहीं पे भी कोई स्लिपिंग नहीं हो रही है, ठीक है, सब कुछ एक साथ मूव कर रहा है, यानी A1 A2 A3 सबकी एक्सेलरेशन यही है 5/6 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। सो पार्ट बी इज रिलेटिवली इजियर। चलिए पार्ट सी की ओर बढ़ते हैं। पार्ट सी में हमसे कह रहा है कि अब जो ये फोर्स है वो 7 kg पे लग रहा है। ध्यान से देखिए, अब जो ये फोर्स है वो 7 kg पे लग रहा है, यहां लग रहा है वो फोर्स 10 न्यूटन। तो फ्रिक्शन के डायरेक्शंस क्या क्या होंगे? देखिए 7 kg 3 kg को आगे लेके जाना चाहेगा, 3 kg 7 kg पे फ्रिक्शन पीछे लगाएगा, ठीक है। 3 kg पे फोर्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में है तो वो 2 kg को अपने साथ आगे लेके जाएगा, तो 3 kg पे फ्रिक्शन पीछे लगेगा, राइट। ये F1, this is F2 and this is F2। अगेन कॉमन एक्सेलरेशन, अज्यूमिंग कि सब कोई साथ साथ मूव कर रहे हैं, सो दिस इज गोइंग टू बी स्टिल 5/6 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, दिस इज 6, राइट। अच्छा, तो पहले 7 kg के लिए चेक कर लेते हैं। 7 kg के लिए हम लिख सकते हैं 10 minus F2 is equal to mass into acceleration, that is 5/6, ठीक है। तो यहां से आपका F2 कितना आ जाएगा? F2 आ जाएगा 10 minus 35/60, so this becomes 25/6, 35/6, sorry, so this is 25/6, ये हो गया 6 4 24, 1 4 let us say 6, right, so approximately 4.16 न्यूटन। F2 की कितनी है मैक्सिमम? 15 न्यूटन। सो अगेन नो स्लिपिंग, 7 kg और 3 kg के बीच में देयर इज नो स्लिपिंग। F1 को चेक कर लेते हैं। F1 इज 2 into acceleration 5/6, अगेन दिस इज 3, so 1.67 न्यूटन, डेफिनेटली लेस देन 4 न्यूटन। इस केस में भी कहीं पे भी कोई स्लाइडिंग नहीं है, कोई स्लिपिंग नहीं है। A1 A2 A3 सभी बराबर होंगे, दैट इज 5/6 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। तो इन सवालों में सबसे पहला स्टेप वही है कि आपको चेक करना है कि कॉमन एक्सेलरेशन क्या है। मान लीजिए कि कॉमन एक्सेलरेशन आपका A है, उसके बाद हर दो ब्लॉक्स के बीच में फ्रिक्शन को चेक कीजिए कि जो फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट है वो मैक्सिमम से कम होनी है। अगर कम है तो स्लाइडिंग नहीं है, अगर ज्यादा है तो स्लाइडिंग हो रहा है। एंड देन अगेन राइट F net is equal to ma for that particular block, taking friction as maximum and find the value of acceleration। दूसरी चीज कि फ्रिक्शन की डायरेक्शन को सही से लगाना है। 7 kg पे हमने 10 आगे दिखाया, फिर से ध्यान दीजिए 7 kg पे अगर 10 आगे की तरफ है, so this is going to move forward, it is trying to take 3 kg with itself in the forward direction। तो 3 kg पे फ्रिक्शन उसने आगे की तरफ लगाया ना, 3 kg आगे जाना चाहता है तो वो 2 kg को आगे लेके जाएगा, तो 2 kg पे F1 फ्रिक्शन उसने आगे लगाया, ठीक है। सो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को सबको आज का सेशन भी समझ में आया होगा, अच्छा भी लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज़ 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 अपने सारे दोस्तों के साथ इसे ज़रूर से शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड लेट्स रीच द टारगेट ऑफ 1000 सब्सक्राइबर्स। आई विल बी कमिंग शॉर्टली विथ मोर प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशंस ऑफ HC Verma book।
Until then, see you in the next video. Bye bye.